तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं यूजीसी नेट पेपर 1 का सीरीज आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो करवा रही थी। तो जिसमें अभी तक मैंने 6-7 वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है और उसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो हायर एजुकेशन के डाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट या वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और समय बहुत कम है तो मैं अब वैसे वैसे टॉपिक को डालूंगी इसमें जहाँ से 100% क्वेश्चन बनते ही हैं हर एग्ज़ाम में, क्योंकि अब समय नहीं है कि जहाँ एक एक लाइन में डालते रहूँ। तो मुझे लगा है कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सवाल आते हैं जो आपको नहीं छूटना चाहिए तो वो मैं डाल रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं तो इसको करते हैं। पहले ये असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट वाला है। अब आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो पहला है कि कोपेनहेगन 1992 सम्मेलन के दौरान ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को प्रतिस्थापित करने वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया गया था। और इसका कारण है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तुलना में HFC का लघु जीवन काल होता है और इनमें क्लोरीन व ब्रोमीन नहीं होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो आइए पढ़ते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को छीन करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की सुरक्षा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं। और इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को प्रस्तावित किया गया था। फिर है कि प्रभावी होगा और प्रस्तावित किया गया था और 1 जनवरी 1989 में ये प्रभावी हुई। और इस प्रोटोकॉल के तहत ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया गया था। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तुलना में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का लघु जीवन काल होता है, ये सही है। और इनमें क्लोरीन व ब्रोमीन नहीं होते हैं। इस प्रकार ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें मिलान करने वाला था तो मैंने क्वेश्चन हटा दिया, डायरेक्ट आपको आंसर बता रही है। उत्सर्जन व्यापार क्या है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इसमें समझौता हुआ था। संसाधनों का सतत प्रबंधन रियो शिखर सम्मेलन में हुआ था। और स्वच्छ वहनीय ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर इंडिया में है, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है। मतलब ये इकलौता अंतर्राष्ट्रीय कोई भी गठबंधन है या कहेंगे कि संगठन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। याद रखिएगा, ISA इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इच्छित राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान क्या है? तो पेरिस समझौता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। और पर्यावरण एवं विकास का पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। और इस शिखर स्तरीय बैठक में अन्य बातों के साथ साथ एजेंडा 22 को अंगीकार किया गया, जो बाद के वर्षों में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में वैश्विक रूपरेखा बन गई। एक और क्वेश्चन है जो कि मिलान करने वाला ही है और इसको हम बस आंसर आपको बता रहे हैं। ये देख लीजिए कि कितना बार ये कॉमर्स में भी पूछा गया है, फिलॉसफी में पूछा गया है, UGC नेट वाले में भी पूछा गया है। मतलब ये आपको 2023 में 2 बार पूछा गया है और 22 में भी 1 बार पूछा गया है। तो इसलिए आपको ये सब याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। पेरिस समझौता INDCS, क्योटो प्रोटोकॉल उत्सर्जन व्यापार से है, रियो घोषणा पर्यावरण और विकास, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय से है। इसको एकदम याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, अंतर्राष्ट्रीय और संधि ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि होगा, यहाँ पे गलती से और लिख दिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि के समझौते की रूपरेखा को सदस्य देशों के हस्ताक्षर हेतु किस स्थान पर खोला गया था? तो मरकेशा, मोरक्को में खोला गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते को मराकेश, मोरक्को खोला गया था। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन राष्ट्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। और ये सौर संसाधन संपन्न देश है जिन्हें सनशाइन देश कहा जाता है। और ISA एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना है। समूह का प्राथमिक लक्ष्य जीवाश्म ईंधनों से सौर ऊर्जा में बदलाव में तेजी लाना है। और इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में COP21 में लॉन्च किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ISA को कब लॉन्च किया गया था, कहाँ लॉन्च किया गया था? तो 2015 में पेरिस, फ्रांस में
COP21 में लॉन्च किया गया था। और ISA का हेडक्वार्टर हरियाणा में, मैंने आपको पहले ही बताया, भारत के गुरुग्राम में स्थित है। ISA को सौर नीति और अनुप्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी कहा जाता है। और लगभग 95 देशों ने, एक लाइन बीच में आ गया ISA को सौर नीति, लगभग 95 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आपका इसका पूरा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था। आप इसको एक बार 2 बार अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने के बाद निम्नलिखित में से किस रसायन ने उनको प्रतिस्थापित किया था? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मतलब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने के बाद हम उसके जगह पे किसी को लाएंगे ना, तो वो था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। देखिए ये मैच करने वाला जो ना ईयर आपको हर हाल में याद रखना है कि रियो जो पृथ्वी समिट हुआ था उसका क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या है, ISA कब हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, और किस लिए हुआ था ये भी आपको याद रखना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत की सुरक्षा करना है। किस लिए? तो ओजोन परत की सुरक्षा करना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ने उसे प्रतिस्थापित किया था। और केंद्रीय मंत्री ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन में स्वीकृति की थी। तो आप बोलेगा किगाली संशोधन का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। कौन सा संशोधन? किगाली संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 में रियो दी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण व विकास सम्मेलन निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। रियो 92 कहते हैं। रियो मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है इसको। रियो दी जेनेरियो में हुआ था ये 1992 में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं अभी करवा रही हूँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ UGC नेट में ही नहीं, मतलब BPSC पढ़िए आप, चाहे बिहार SSC पढ़िए, या फिर आप टीचर वाला एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है। क्योंकि सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं जैसे बढ़ रहा है, तो सरकार इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 1992 में रियो दी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण व विकास सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। और रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए थे। इसे एजेंडा 21 के रूप में भी विकास के तौर पर तरीके सुझाए गए हैं। और इससे सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इसके पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, जिसे टिकाऊ विकास कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे था? तो किगाली संशोधन हुआ था और 1987 में था। और रियो सम्मेलन कब हुआ था? इसको रियो सम्मेलन भी आप शॉर्ट में कह सकते हैं। तो ये 1992 में, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। और इसका ये क्या है, एजेंडा 21 के भी नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत जो हमें नुकसानदेह पराबैंगनी किरणों से बचाती है कहाँ स्थित है? ओजोन परत कहाँ है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो देखिए पृथ्वी जो हमारा 5 भागों में बटा हुआ है, मतलब एक जो लेयर है 5 लेयर में है। तो सबसे नीचे वाले मंडल को क्षोभ मंडल कहते हैं और उसके ऊपर है समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आता है आयन मंडल, उसके ऊपर बहिर्मंडल आ जाता है। तो ये 5 है और इसी के बीच में आपको बताना है कि कहाँ होता है। तो ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के नीचे रहता है, लेकिन हालांकि देखा जाए तो क्षोभ मंडल में ही आता है, सॉरी समताप मंडल। अब आइए देखते हैं कि ओजोन परत जो हमें नुकसानदेह पराबैंगनी किरणों से बचाती है वो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित होती है। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में भी नहीं आता है, एग्जैक्ट देखा जाए तो ये क्षोभ मंडल से ऊपर और समताप मंडल से नीचे बीच वाले लेयर में आता है। और समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत होती है जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होती है। और यहाँ पर तापमान का क्षैतिज वितरण समान होता है और इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और ध्रुवों के पास लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक और भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो देखिए, और जितना भी आपसे पूछेगा ना कि जो भी हम लोग रेडियो वगैरह ये सब सुनते हैं या फिर टेलीविज़न नेटवर्क कहाँ से आता है, तो ये सब आयन मंडल से आता है, वहाँ पे जाता है और फिर वहाँ से रिटर्न होकर हमारे तक आता है। के अलावा आपसे पूछेगा कि कोई भी जब हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं या भी कोई भी मिसाइल छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाता है, मतलब जो मतलब वहाँ के लिए जो ग्रह है हमारा उनका पता लगाने के लिए जो भी हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो बहिर्मंडल से करते हैं। जो 5 मंडल लेयर होता है ना, तो उसमें बहिर्मंडल से करते हैं। वो इसलिए कि उससे ऊपर जाने के बाद वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा, वो उस ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा, इसलिए उसको बहिर्मंडल से करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हाल ही में किया गया संशोधन क्या है? तो अभी हम लोग बात किए किगाली संशोधन, किसमें? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में है। किगाली संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सभी पक्षों का एक बाध्यकारी सार्वजनिक समझौता है जो अक्टूबर 2016 में प्रभावी हुआ है।
किगाली समझौता HFC के उत्पादन और वितरण में गिरावट का समय निर्धारित करता है। जैसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, तो उसके जगह पे हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज किए हैं। और इसी में ये क्यों, मतलब किससे हुआ है, तो ये किगाली समझौता जो हुआ था, किगाली संशोधन, उसके थ्रू इसको HFC को ऐड किया गया था। कब किया गया था, तो अक्टूबर 2016 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने एक बार कहा था कि संभाव्यता आज तक का एकमात्र सर्वाधिक सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता कौन सा है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कोफी अन्नान ने किसके बारे में कहा था, तो ये आज तक का एक संभावतः एक सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान में एक बार कहा था कि संभवतः आज तक का एकमात्र सर्वाधिक सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को छीन करने वाले पदार्थों को कम करने इत्यादि के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है। और इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को प्रस्तावित किया गया था और यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन निम्नलिखित में से किसका परिणाम था, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट 1992 का परिणाम था। और इसको अर्थ समिट को हम लोग क्या कहते हैं, एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए अंतिम उद्देश्य के साथ 1992 में अपनाया गया था। और 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 का पेरिस समझौता इसी कन्वेंशन पर आधारित था। कब हुआ, 2015 में पेरिस समझौता कब हुआ, 2015 में हुआ था। और 97 में क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किगाली संशोधन संबंधित है उससे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की ओजोन अवक्षय संभाव्यता न्यूनतम है। ओजोन अवक्षय संभाव्यता न्यूनतम है किसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलेंस या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो आपको भी पता है कि अभी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे लाया गया है, इसी वजह से लाया गया है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। तो इसका आंसर बी ही है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की ओजोन अवक्षय संभाव्यता न्यूनतम है और ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस का नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन जो लेयर है उसको कौन सी गैस मतलब कम करती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसको हटा के क्या लाया गया है, HFC लाया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लाया गया, जो आज के युग में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि के उपयोग की जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैर विषैले गैर ज्वलनशील रसायन है जिनमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु होते हैं। इसमें नोट में लिखा है कि भारत के द्वारा 1 जनवरी 2022 तक फोम मैन्युफैक्चरिंग के प्रयोग में लाए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B नामक रसायन के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया है। 141B याद रखिएगा। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चंस मैं सिर्फ आप लोग के लिए करवा रही हूँ, मैं खुद भी पढ़ती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मुझे तो मतलब टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं बाहर भी रहती हूँ, तो मैं अपने वीडियोज़ को सुनती हूँ क्योंकि मुझे भी याद करना होता है। और ये देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं 2020 में पूछा गया है, 4 बार पूछा गया 2020 में, फिर 2021 में भी 2 बार पूछा गया। इसलिए आपको ये सब याद करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल किसे है, तो स्वच्छ विकास तंत्र से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरीन युक्त यौगिक की चरणबद्ध समाप्ति से है। और पेरिस समझौता राष्ट्रीय रूप से विनिश्चित योगदान और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है स्वच्छ सौर सस्ती ऊर्जा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है स्वच्छ और सौर शक्ति ऊर्जा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुए किगाली संशोधन में HFC के उपयोग में 2040 के दशक के उत्तरार्ध तक निम्नलिखित में से किस सीमा तक कमी करने का विचार किया गया है, तो 80 से 85% तक। जब हम लोग मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हटा रहे हैं और HFC ला रहे हैं, तो इससे 2040 तक हमारा एक लक्ष्य है कि हम 80 से 85% तक जो भी मतलब इसकी सीमा जो यूज करने की, उसमें हम लोग कमी ला सके। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुए किगाली संशोधन में HFC के उपयोग में 2040 के दशक के उत्तरार्ध तक 80 से 85% तक कमी करने का विचार किया गया। और ये क्वेश्चन भी देखिए आप 2021 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2019 में 2 बार पूछा गया और फिर 2019 में 3 बार पूछा गया, सॉरी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत और उत्पादन को धीरे धीरे कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में अधिकारों और दाखिलों को बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है
कि पर्यावरण मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता कौन सा है जिसका संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन किया गया है? तो यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कितना संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने 197 सदस्य हैं उन सभी ने इसका समर्थन किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। और इसमें क्या है, तो 1987 में ये लागू किया गया था, मतलब ये समझौता हुआ था। कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता। इससे संबंधित कौन है? किगाली समझौता, किगाली संशोधन कहेंगे, ना कि समझौता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समझौते अभी समय प्रोटोकॉल सदस्य राष्ट्रों पर विधिक रूप से बाध्यकारी है? तो ए और सी है। एक जैविक विविधता अभिसमय और तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो वह समझौता अभी समय प्रोटोकॉल्स जो राष्ट्रों पर विधिक रूप से बाध्यकारियों में, मतलब राष्ट्र जो एक कानून बन जाता है कि आपको इसको करना ही, और उसके लिए राष्ट्र बाध्यकारी हो जाता है। तो ये है जैविक विविधता अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन के लिए एक बहुपक्षीय कोष स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार उन विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है जिनकी ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत और उत्पादन किस निम्नलिखित में से कम होगी। तो बताना है आपको 0.3 ग्राम, 1.0 किलोग्राम और 0.5 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम। देखिए कि क्वेश्चन कितना डीपली पूछ रहा है और आपको इसको पता रहेगा तभी आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट को इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि पृथ्वी की ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से उनके उपयोग को खत्म करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर वैश्विक समझौता 1987 में हुआ था और इस प्रोटोकॉल के तहत एक बहुपक्षीय कोष स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार उन विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है जिनकी ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत और उत्पादन 0.3 किलोग्राम से कम होगी। 0.3 किलोग्राम से कम जिनकी होगी ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों की, तो उनको एक तरह से जो भी आर्थिक रूप से सहायता किया जाएगा, ये इसका कहना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दे, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो सब्जेक्ट आपका वीक लग रहा हो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।